बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फार्माकोलॉजी के और सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स और कंप्यूटर के जो एक थ्योरी का पेपर आना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक पास पेपर है, उसका जो है उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये समझना है कि इस पेपर में 4 सवाल आने हैं फार्माकोलॉजी से, 4 सवाल आने हैं सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स से, यानी कि 2 सवाल सोशल बिहेवियर से और 2 सवाल लॉ एंड एथिक्स से और 4 सवाल आने हैं आपके कंप्यूटर से। तो टोटल आपके 12 सवाल है और 5 नंबर का एक सवाल है और टोटल इसलिए आपके मार्क्स बन जाएंगे 60। आइए हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बार बार पूछा गया है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? कह रहा है व्हाट इज़ आ हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स क्या हैं? एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और हार्म्स टू हेल्थ, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि किसी भी इंसान की सेहत को मुतासर कर सकती है उसे हम हैज़र्ड कहते हैं, ख़तरा कहते हैं। नाइस ऊंची आवाज़ में जो शोर है, ठीक है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए ख़तरा है। एयरबॉर्न कंटेमिनेशन, हवा में मौजूद आलूदगी। मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ियाँ ख़तरा हैं। मैनुअल हैंडलिंग, किसी भी चीज़ को हम हाथ से जब कोई हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? ख़तरा है। स्पिल्स से मुराद मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए वेस्ट हैं, वो भी ख़तरा है। नेकेड फ्लेम्स, ठीक है, जो फ्लेम्स हैं, शोले हैं, वो भी आपके लिए ख़तरा हैं। तो हैज़र्ड्स जो हैं, दिस इज़ अ हैज़र्ड्स नो वन कैन बी हर्ट बिकॉज देयर इज़ नो वन हेयर, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानी सेहत को मुतासर करती है वो इंसान के लिए हैज़र्ड्स हैं। रिस्क क्या है? अ लाइकलीहुड दैट एक्सपोजर टू अ हैज़र्ड्स विल रिजल्ट इन इंजरी, डिजीज़ और अदर लॉस अकरिंग, यानी कि उसने क्या है कि रिस्क क्या है? रिस्क क्या है कि जब किसी को ख़तरा लाहक हो, ठीक है, लाहक होने वाला हो, उसे हम रिस्क कहते हैं। यानी कि रिस्क ये समझ लें कि इंजरी होने का ख़तरा, डिजीज़ होने का ख़तरा, किसी चीज़ से नुकसान का ख़तरा रिस्क कहलाता है। हम कहते हैं ना कि मुझे ये काम नहीं करना, इसमें बड़ा रिस्क है, ठीक है, मुझे किसी की यूज़ सिरिंज किसी को नहीं लगानी, इसमें बड़ा रिस्क है, हेपेटाइटिस फैलने का, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का। तो ये रिस्क और हैज़र्ड्स में फ़र्क पता चला कि रिस्क क्या है? ख़तरा लाहक होने वाले नाम को रिस्क कहते हैं, लेकिन ख़तरे को हैज़र्ड कहते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? नेक्स्ट है कि हैज़र्ड्स की टाइप कितनी हैं। कुछ हैज़र्ड्स फिज़िकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ मैकेनिकल, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ रेडिएशन, कुछ साइकोलॉजिकल, ठीक है। आइए रिस्क मैनेजमेंट प्लान करते हैं। हमने रिस्क को कैसे मैनेज करना है उसका प्लान देखते हैं। कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान इन्वॉल्व एज असेसमेंट ऑफ द रिस्क a pharmacy faces followed by the development of ways to eliminate or control those risks to prevent setback from the happening। मतलब हमने सबसे पहले कोई भी ख़तरा है, सबसे पहले उसका एनालिसिस करना है, उसकी असेसमेंट करनी है, फिर उसकी एवेलुएशन करनी है, फिर हमने रिस्क की एक्सेप्टेंस करनी है, फिर रिस्क को कंट्रोल करना है, फिर ऑन गोइंग एवेलुएशन करनी है और रिस्क की कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले आ गया रिस्क एनालिसिस। इन दिस स्टेप वी आइडेंटिफाई सिस्टम हैज़र्ड्स एंड पॉसिबल हार्म्स। लो जी, एक मगरमच्छ तालाब में रहता है, सबसे पहले हमने एनालिसिस करना है कि वो किस किस को ख़तरा पहुंचा सकता है, जानवरों को, इंसानों को, तालाब में रहने वाले दूसरे छोटे जानदारों को। तो ये देख ले, इस तरह हमने एक एग्जांपल दी है कि रिस्क एनालिसिस करना है आपने। अच्छा, सबसे पहले एनालिसिस करना है कि रिस्क है भी कि नहीं, रिस्क है भी कि नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो घर में फिर रहे हैं, तो आपने तेज़ाब की बोतल से फ़र्श साफ़ की है, तो वो तेज़ाब की बोतल वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो देखो, तेज़ाब की बोतल का वहाँ होना और बच्चे का भी वहाँ पे होना, ये आपस में क्या है? कंट्राइंडिकेशन है, नहीं होना चाहिए। बच्चा वो बोतल पी सकता है, ठीक है, वो तो बच्चा है। तो हमने क्या करना है? हमने पहले देखना है कि वो चीज़ आया कि रिस्क है कि नहीं है। तो सबसे पहले रिस्क एनालिसिस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा रिस्क एवेलुएशन। आफ्टर द रिस्क एनालिसिस वी एस्टिमेट, जस्टिफाई एंड डॉक्यूमेंट रिस्क लेवल। हाँ जी, हमने रिस्क एवेलुएशन में देखना है कि रिस्की अगर है तो किस हद तक है। अब देखें, कुछ काम बड़े रिस्की होते हैं, कुछ काम कम रिस्की होते हैं।
अब हम लोग जो है रात 12 बजे के बाद घर से निकले हैं, रिस्क है कि हमारे जो है वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, चोरी डकैती की वारदात हो सकती है आपके साथ, तो ये रिस्क है। हाँ, अगर वही आप दिन के टाइम निकले हैं तो देखिए ये रिस्क कम होगा, लेकिन रिस्क फिर भी होगा। तो इसका मतलब है रिस्क की सेवेरिटी चेक करना, दिस इज कॉल्ड रिस्क एवेल्युएशन। तीसरा पॉइंट आकर रिस्क कंट्रोल। इन द स्टेप ऑफ रिस्क कंट्रोल वी एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल द रिस्क, डिफाइन एंड टेक सुटेबल एक्शन। हाँ जी, अब रिस्क रोकना है, उसके लिए हमें एक्शन करना है। फिर ऑन गोइंग एवेल्युएशन। इन दिस स्टेप टू कंट्रोल अपकमिंग रिस्क वी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर न्यू हार्म्स, रिस्क लेवल एंड अपडेट प्लान्स एंड एक्शन अकॉर्डिंगली। जी बेटा, सबसे पहले बेटा क्या है, रिस्क है कि नहीं है? हाँ जी, रिस्क का लेवल क्या है, रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है, और कंट्रोल करने के लिए आपको कौन कौन से प्लान करने हैं, एक्शन करने हैं। मुझे रिस्क है कि अगले 6 माह बाद यही मेडिसिन जो है वो डबल हो जाएगी उसकी, तो मुझे फार्मेसी के अंदर मौजूद मेडिसिन के स्टॉक को किस तरह मेंटेन करना है, तो ये देखिए मैं प्लान करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। रिस्क कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉट इनफ टू लर्न अबाउट रिस्क एंड कंट्रोल दैम, one must communicate their information to healthcare professional and patient. If the communication is successful, people will become aware of the risk and modify their behavior to avoid safety hazards. Without such communication, there is no hope that patient will change their behavior. कितनी अच्छी बात उसने कही है कि हमें, अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट प्लान किया है तो हर एक प्लान का ये हिस्सा होता है कि हमने उससे दूसरों को अवेयर करना है। आपने देखें रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग की है तो आप क्या नहीं चाहेंगे कि आप उस सारी की सारी जो आपने प्लानिंग की है आप दूसरों तक भी उसको कम्युनिकेट करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो सके। कोई भी साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं क्या वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, वो ओवरऑल कम्युनिटी का सोचते हैं। तो आपने भी लास्ट पे पॉइंट याद रखना है रिस्क मैनेजमेंट प्लान में कि रिस्क की कम्युनिकेशन भी करनी है, दूसरों को भी अवेयर करना है। ठीक है। कोविड आया, हमने क्या किया, हमने कम्युनिकेट किया, हमने सब लोगों को बताया कि जनाब मास्क पहने, क्या पहने, ग्लव्स पहने। क्या डेंगू आया, हमने कहा फुल स्लीव्स पहने, पानी खड़ा ना होने दें। तो देखिए ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्क की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि सम कोड ऑफ एथिक्स फॉर द फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट के लिए कोड ऑफ एथिक्स कौन से हैं? तो फार्मासिस्ट आर दी हेल्थ प्रोफेशनल हु असिस्ट इंडिविजुअल इन मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ मेडिकेशन। पहली बात है कि ऐसा बंदा जो कि क्या कर रहा है, यूज़ ऑफ मेडिकेशन को क्या कर रहा है, बेस्ट बना रहा है, तो वो कौन है, वो फार्मासिस्ट है। तो फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, उसका फंडामेंटल बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? नंबर 1, फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द कन्वेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट। चेक कर लें, सबसे पहले पेशेंट का फार्मासिस्ट का जो रिलेशनशिप है बड़ा कन्वेंशनल होना चाहिए। अ फार्मासिस्ट प्रमोट द गुड ऑफ एवरी पेशेंट इन अ केयरिंग, कंपैशनेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर। ये नहीं कि हम कोई बीमारी हमें बताता था हम उसका ऐलान कर देते हैं। आपने फील किया होगा अगर आप अपनी मेडिसिन कोई डिजीज़ बताते हैं किसी डॉक्टर को तो क्या डॉक्टर ऐलान करता फिरता है कि वो बंदा मेरे पास आया था उसको ये बीमारी थी? ऐसा आपने कभी ना देखा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि फार्मासिस्ट भी ये काम नहीं करेगा। उसके भी ये क्या है, उसके भी ये एथिकल वैल्यूज़ में लिखा जाता है, आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों के जो है कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो उसका कोई डिजीज़ है या कोई भी है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट। जी, किसी की डिग्निटी हार्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फार्मासिस्ट एक्ट विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। चेक करें आप, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिलेशनशिप बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। आप बड़े ऑनेस्ट होने चाहिए अपने काम में। फार्मासिस्ट मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनली वो कॉम्पिटेंट भी हो ना, ये ना उसको पता ही ना हो। ठीक है। फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ द कोलीग्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हाँ जी, बाकी जो कोलीग्स हैं आसपास उनके साथ उनका बिहेवियर बताओ बड़ा लर्निंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, उसको सिखाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ आता है तो आप साथ वाले की फिक्र ही ना करें कि आपको तो आता है, तो ऐसा नहीं है। आपका इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, बड़ा लर्निंग वाला होना चाहिए। फार्मासिस्ट सर्व इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोशल नीड्स। चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल नीड्स भी पता होने चाहिए उसको। हाँ जी, कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं और साथ में सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, इस बारे में वो अवेयर होना चाहिए और उनको उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, सर्व करना चाहिए अपने आप को।
मतलब अगर आपसे कोई मेडिसिन पूछ लेता है, अगर आपसे कोई रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है, आप उसको गाइड करें, बाकियों को भी अवेयर करें। फार्मासिस्ट सीक जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ रिसोर्सेज, अंदाज़ा करें कि हेल्थ रिसोर्सेज की भी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह जी आज के हमारे इस फार्माकोलॉजी के सबसे पहले पेपर पैटर्न, उसके बाद हमने 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें हमने एक प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया और दूसरा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी फार्मासिस्ट की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।